हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि चैप्टर नंबर आपका 8 है, क्लास 12 का डायमंड सीरीज का ये नेक्स्ट चैप्टर है। और बच्चों, मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो सिंपल सा चैप्टर है, इसको बाद में करवा देते। हाँ, अब लाइन से चल रहा है तो लाइन से चलने दो, ठीक है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप में से काफी सारे बच्चे स्किप करने की सोच रहे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही इसके कुछ ऐसा करवा दूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो नई चीज हमने सीख ली और यहां से मुझे कुछ सीखने को मिल गया और ये मेरी एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, आपके एग्जाम में बहुत मदद होगी। ये जो डायमंड सीरीज है ये आपके लिए एकदम प्रीमियम कंटेंट है, जिसके सभी क्वेश्चंस को आपको जरूर से करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है। यहां से आपको क्वेश्चंस आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो थ्योरी चैप्टर है तो इसमें तो बहुत सारी चीजें सेम टू सेम मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हो ना तो कुछ नया क्वेश्चन भी पेपर में आता है तो आपकी बुद्धि चलने लगेगी वहां पे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाना, अभिषेक साहू सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और जब आपका रिजल्ट अच्छा आए तो अपना रिजल्ट जरूर से शेयर करिएगा। यही इस उसकी फीस है, इस कोर्स की, इस डायमंड सीरीज की, ठीक है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई जब रिजल्ट आए ना तो अभिषेक सर 001 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको याद रखना, यहां अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शुरुआत कराऊंगा। डिस्प्लेसमेंट करंट हम इस वीडियो के एंड में ले जाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले रेस्ट चार्ज क्या बनाता है? तो याद रखिए, चार्ज है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर यही चार्ज मूव करने लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। चार्ज यदि कांस्टेंट जो है मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, एक्सेलरेटिंग है, ऑसिलेटिंग है, तो वो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो वो भी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये अपने आप ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन जाती है तो फिर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, देन अगेन मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, देन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ये प्रोसेस चलती ही चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं पर एक बार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गई तो उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप ही वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये 90 डिग्री पे होती है। कैसे होती है? 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और दोनों का जो मोशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में, मैग्नेटिक फील्ड z में, तो इन दोनों का मोशन दोनों मिल बांट करके x में जाएंगी। कहां जाएंगी? x में। एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी एक्सिस में ये दोनों आगे बढ़ेंगी, ट्रैवल करेंगे। समझ गए? तो ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और क्योंकि ये तीनों जो है, मतलब आप ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इनके आगे बढ़ने की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसलिए हम इसको जो है कौन सी वेव बोलते हैं? इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, आगे बढ़ने की डायरेक्शन इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है, और ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आप यहां पर देखो कि ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हो, इसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रीन कलर वाले को मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। अब क्योंकि बोर्ड से बाहर नहीं आ सकती तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखो, लेट्स से पिंक ये वाली एक एक्सिस हो गई, इसको मैं नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इस साइड में बता देता हूं कि इस साइड जो हो गया ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड,
और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, लेट्स से एक्स, इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर जरूर होती हैं, लेकिन इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, मतलब दोनों एक ही टाइम पर मिनिमम और एक ही साथ जो है मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज, मैं आपको इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्टिंग में ही करवा दे रहा हूं, ठीक है। आपका टाइम एक एक मिनट कीमती है, तो जबरदस्ती चीजों को नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव हैं जो कि जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, कभी भी कहा जाए तो आप बोलना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऑसिलेटिंग चार्ज, कभी चार्ज अगर एक बार ऐसे ऑसिलेट कर गया ना, तो ऑसिलेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सर एक्सेलरेटिंग चार्ज लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते हो, लेकिन ऑसिलेटिंग लिखोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना मैग्नेटिक फील्ड इनको धक्का दे पाती, ना अट्रैक्ट कर पाती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से दे आर नॉट गेट, मतलब दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए ना, इसके बाद इलेक्ट्रो जो हर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपको तो नॉर्मल थ्योरी लग रही होगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। आपसे कहा गया दे मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि गामा रे, एक्स रे, यूवी रे और एक और रे दे दी, ठीक है, लेट्स से विजिबल रे, ठीक, इनकी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, जो सेम है सबके लिए। तो हम कहेंगे देखो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन क्या सेम है, तो बोलना इन सबकी जो स्पीड है वो सेम मीडियम में सेम होती है, लेकिन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये सब जो है अलग अलग होती है, समझ गए, याद रखिएगा। तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है सेम मीडियम में ये सेम होती है। और अगर वैक्यूम की बात करें तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस से ट्रैवल करती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है, इसका अर्थ ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैरी करती हैं, आगे हम इसको प्रूव करवाएंगे आपको। अच्छा, इसके बाद किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसका फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के ऊपर रूट, ठीक है। देखिए C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। अगर ये वैक्यूम के लिए, यदि किसी मीडियम के लिए कह देगा ना, मीडियम के लिए, तो ये आ जाएगा एप्सिल, मतलब म्यू इंटू एम। और अगर प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिल म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। किसी मीडियम के लिए बना देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे एक क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक है, इस पर बेस्ड। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना कि C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर फॉर मीडियम, किसी मीडियम के लिए बात करें, फॉर एनी मीडियम, तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, ये मीडियम के लिए है। 1 अपॉन रूट म्यू एम की जगह, मीडियम की जगह दिस ये चलेगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर चलेगा, ठीक है, रूट के अंदर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया मेरे पास, देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखिए तो ये बन गया, सॉरी ये क्या है, स्पीड है, तो इसको तो v लिखूंगा, क्या लिखूंगा, v। अब देखिए इसको मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C, और साथ में चल रहा है 1 अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो मतलब जो स्पीड है किसी मीडियम में वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी, समझ गए। और जनरली क्या फॉर्मूला है, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए ये फॉर्मूला है, किसी मीडियम के लिए ये फॉर्मूला बन सकता है। प्रूव करने को आ जाए, वैल्यूज लिख के दे दे, किसी क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि म्यू आर की वैल्यू अगर जो है 1.2 है और अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 1.3 है, तो आपको क्या करना है, बोला फाइंड करो
फाइंड वी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब क्या करेंगे? ठीक है, चलो ऐसे दे देते हैं, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू जो है आपकी मान लेते हैं कि 1.5 है। अब बताओ जरा क्या फाइंड करना है, बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इन मीडियम, अब क्या करेंगे? अब सोचना थोड़ा ना है, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, c जो कि स्पीड ऑफ लाइट है इनटू 1/μr इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू c की जगह 3 × 10⁸। ठीक, और इसके बाद इसकी वैल्यू तो आपको अभी देखो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 2 दी है, ये वैल्यू 1.5 दी है। ठीक है, अच्छा देखिए जरा ध्यान दो, सब यूनिट प्रॉपर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इन दोनों की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, देखिए जरा, तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ आपका जो है 8 चलेगा अपॉन में √2 × 1.5 कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपके पास √3, और √3 का मतलब होता है 1.732, तो 3/1.73 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ गए बात को? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए जरा आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखना चाहते हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए बहुत बढ़िया तरीके से। आर यू गाइज एक्साइटेड? जोश ठंडा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात सुनिए जरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी जैसे आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख जाए रास्ते में चलती हुई, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जाम में बनाने को बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उसको जरूर से बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैं यहां पर जो है किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकता हूं। मैंने कहा लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी, हाँ सर दिखा तो दी आपने, यहां पे दिखा दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। ठीक सर, कौन सी एक्सिस एक्स है, कौन सी वाई है? आपकी जो मर्जी एक्स वाई जेड ले सकते हैं, मतलब यहाँ एक्स दिखा सकते हो, यहाँ वाई, यहाँ जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से अपन सारी चीज दिखाएंगे। अभी तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया, लेट्स दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज आपकी, या चलो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो, लेट्स से दिस इज वाई जेड और ये आपका एक्स हो गया। तो यहां पे दिखा दो दिस इज आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है? कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी कुछ इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन है वो है हमारी E = E0 sin kz ± ωt। सुनो जरा, ध्यान दो, पहले अच्छी बात सुन लो। E = अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है कि नहीं? हाँ सर। सर क्या इसके क्वेश्चन आते हैं? जरूर आते हैं, इसलिए अच्छे सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये कैसे वेरी करती हैं? ये साइनोसॉइडल वेरी करती हैं, साइनोसॉइडली, मतलब ये जो वेरिएशन होता है इसको हम साइन वेव बोलते हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं साइनोसॉइडली वेरी करती हैं। ठीक है, ये वेरिएशन होता है इनका। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है वो होती है E = E0 sin kz ± ωt। क्लियर? अच्छा सर, हमारे सर ने तो बताया था कि ωt ± kz होता है। आपके सर ने सही बताया था, चाहे आप kz को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीच में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, इक्वेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस कब लगाना है वो मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या है? B = B0 sin kz ± ωt। अब देखिए, माइनस साइन कब लगता है? जब वेव पॉजिटिव एक्सिस में जा रही हो। बीच में अगर प्लस साइन लगा है तो इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। kz का मतलब क्या होता है? ये जो z लगा है ना, z का मतलब है कि वेव ट्रैवल कर रही है z एक्सिस में। ठीक है, अगर x लगा है तो वेव ट्रैवल कर रही है x एक्सिस में, अगर y लगा है तो वेव ट्रैवल कर रही है y एक्सिस में। y लगा है तो वेव ट्रैवल कर रही है y एक्सिस में, लेकिन प्लस y लगा है तो प्लस का मतलब नेगेटिव y में ट्रैवल कर रही है। समझ गए? जैसे यहां पर देखो जरा, यहां पर ये प्लस लगा है, इसका मतलब वेव जा रही है नेगेटिव में, और z लगा है मतलब नेगेटिव z में जा रही है। कहां जा रही है? नेगेटिव z में जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना, ये बीच वाला जो टर्म है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है आपको जानकारी देता है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे एक्स लिखा मिल गया या यहाँ पे आई कैप लिखा मिल गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, अभी समझा देता हूं। सर ये के वे क्या होता है, तो देखो आप समझो, बेसिकली ये जो के है इसी को हम वेव वेक्टर कहते हैं, है ना। या चलो मैंने आगे भी शायद प्रॉपर स्लाइड में लिखा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखिए जरा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये के क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, या इसी को हम वेव नंबर कहते हैं। के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा, क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, तो इसकी यूनिट हो जाती है रेडियन पर मीटर। क्या हो जाती है, रेडियन पर मीटर। लेकिन कभी कभी आपको पर मीटर यानी कि मीटर इनवर्स भी ऑप्शन में मिल सकती है। ठीक है, तो घबराना नहीं, क्योंकि रेडियन कभी कभी एंगल को छोड़ ही देते हैं। क्लियर, तो मीटर इनवर्स अकेला बोल देते हैं। दिस के कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, ये जो के है ये किस चीज की इंफॉर्मेशन में दे सकता है, वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन दे सकता है। के इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, अच्छा, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई न्यू होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू के सी भी होता है। क्या होता है, के सी। ओमेगा इज इक्वल टू के सी, याद रखिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के सी भी होता है। ठीक है सर, हम याद रख लेंगे। अच्छा, अब जैसे मान के चलो कि यहां पर मुझे ये बताओ जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लिखी हुई है तो इसका अर्थ आप क्या समझोगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये लिखा है। अब आपको कुछ नहीं दिया, आप तो सारी बातें छोड़ दो, बस आपको एक नंबर में ये दे दिया कि मेंशन द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग, बस एक नंबर। इससे तो सिंपल क्वेश्चन आएगा ना, बस एक नंबर में ये दे दिया, मेंशन द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग। फ्यूज तो नहीं उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो अब तो हमें पता है क्या कि भाई देखो, बीच में अगर माइनस लगा है इसका मतलब वेव जा रही है पॉजिटिव एक्सिस में, उल्टा बोलते हैं। ठीक है, माइनस लगा है तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्सिस में, और जेड लगा है इसका मतलब जेड में जा रही है। तो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, समझ गए। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या तो यहां पे ई एक्स लिख के देगा, ई वाई लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा, या फिर आई कैप जे कैप भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर यहां पे देखो देखो पढ़ लो जरा, हियर जेड इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जेड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहा है, जेड डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आगे क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये कौन बताएगा, इसके आगे आई कैप जे कैप के कैप लगा होगा वो बताएगा। समझ गए। चलिए आगे मैं सवाल करवा देता हूं आपको, अपने आप अच्छा लगेगा। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आपको मिल गया, अभी देखिए, अभी आपका अपने आप हाथ पर चलने लग जाएंगे। ठीक है, देखिए अब सुनो, ये क्वेश्चन आपको मिल गया है। ये क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि भाई बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ साइन, और अब बताओ जरा ये क्या लिखा होगा, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड वेवलेंथ, वेवलेंथ बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, और ऑल्सो राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख दो, किसकी इक्वेशन लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, अभी लिख देते हैं, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए सभी बातों को। चलो, तो सबसे पहला काम मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पर पहले तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मुझे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो यहां पर वेवलेंथ निकाल, इसका के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाय के। अब के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, तो देखिए, तो बी इज इक्वल टू, हम इसी जो इक्वेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखी है ना उसे कंपेयर करूंगा, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन, ये क्या लिखा है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, टी के पहले जो लिखा है वो ओमेगा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू बी नॉट, तो अब आप मुझे ये बताओ कि बी नॉट की जगह क्या लिखा हुआ है, बी नॉट की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू, तो यहां देखिए जरा, कंपेयर करने के बाद क्या मिला, 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये बी नॉट की वैल्यू हो गई। अच्छा ठीक है, अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ ले तो बता देंगे बी नॉट की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पीक वैल्यू क्या है। ठीक, अब देखो जरा के की जगह क्या लिखा हुआ है, तो के की जगह क्या लिखा हुआ है देख के बताओ जरा, तो के की जगह आप देख रहे हो कि साइन के बाद जो है के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी,
तो k की जगह क्या लिखा हुआ है 0.5 इंटू 10⁻³ और इसको मैं रेडियन मीटर इनवर्स या रेडियन पर मीटर बोल सकता हूं। ठीक है, कई जगह मैंने बताया मीटर इनवर्स अकेला लिखा होता है। ठीक, अब देखते हैं जरा इसके बाद k की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जरा क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है मेरे पास कितनी 1.5। देखो ना ओमेगा टी से पहले क्या है ओमेगा, तो टी से पहले जो लिखा गया है ये ओमेगा है, तो 1.5 10⁻11 और ये मेरे पास जो है ओमेगा की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, जो निकालना है वो निकाल लेंगे। अब देखिए जरा, अब पहले अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला k इज इक्वल 2π/λ होता है, तो 2π/k ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, अब देखिए जरा कि रेडियन से तो रेडियन कट जाएगा 2π रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान सुनो, तो 2π से मैंने क्या लिखा 2π को चलो मैं 2π लिख दिया। ठीक, अब देखिए या 2π को मैं लिख देता हूं 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, तो 6.28 आ गया। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ जो है 3 है कि -3 है, 3 है। चलो ठीक है, तो अब देखिए जरा ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डेसिमल हटाऊंगा मतलब 0.5 से डिवाइड करेंगे डबल ही हो जाएगा, तो 12.56 इंटू 10⁻³ और ये लैम्डा है तो मीटर बचेगा। क्लियर है? ये देखो 0.5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा पॉइंट हटाया ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो इतना आ गया, तो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। ठीक, अब देखिए आप चाहो तो 1.2 करके भी लिख सकते हो कि एक डिजिट आपने इसको जो छोटा कर दिया तो आप इसको एक डिजिट जो है बड़ा कर दोगे, -3 को बड़ा किया तो ये बन गया, ये हमारे पास आ गई। क्या बताइए आपकी भी यही वेवलेंथ आ रही है? अच्छा, आपने ट्राई करी होगी। चलो ठीक है, अब क्या पूछा है, बोला फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि ओमेगा अगर दिया है ओमेगा, अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है केसी, तो यहां से भी निकाल सकते हो, बाकी आप यहां से भी जब वैक्यूम दिया हो तो सी की वैल्यू हम लिख लेंगे। ठीक, लेकिन वैक्यूम नहीं दिया तो आप दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढ लो। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π हो जाएगा। अब न्यू इज इक्वल टू न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है काटने देंगे तो हर्ट्ज ही फाइनल बचने वाला है और यहाँ पे 2π से डिवाइड करेंगे यानी 6.28 से। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कितना आ रहा है। जिस तरीके से आप जो है हर रोज मैं देखता हूँ, कभी कमेंट पढ़ता हूँ, पर डे कमेंट पढ़ता हूँ, बस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि आप लोग समझते हैं बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों के जो ब्लू टाइम स्टाम्प दिखते हैं ना भाई, आप ये समझ लो कि जिस तरीके से आपको ब्लू टाइम स्टाम्प देखते हैं कि सर इतने बज पे इतने मिनट पे ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, तब लगता है कि इन जो डायमंड सीरीज में जो थोड़ी भी एनर्जी डाली जा रही है ना आप लोगों के लिए, आप उसके लायक हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप जो है आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हो, है ना, तो जो भी आपसे आंसर पूछे जाए आप उनको बताते चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए, तो ये जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखो, अब आपने क्या है, अब आपने यहाँ पे सारी चीजें निकाल दी, आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी, वेवलेंथ भी। अब क्या पूछ रहा है, ऑल्सो राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इक्वेशन लिखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को लिखने से पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे कुछ छोटी छोटी सी बातें जानना है। जैसे कि अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, डायमंड सीरीज पढ़ रहे हो, तो आप लोग इतनी बात तो जानते हो, हालांकि मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा आपको कि E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी होता है, E इज इक्वल टू BC होता है, E इज इक्वल टू BC। तो आप ऐसे याद रखो E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी, तो जरूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, और B0 इज इक्वल टू क्या होगा, B0 इज इक्वल टू होगा E0 बाय सी, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग। अब अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, अब अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि ऑल्सो राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन तो ऐसे होगी ना कि E इज इक्वल टू E0, E इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसी लिखना पड़ेगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखो, मैं अभी इसको पूरा करेक्ट करूंगा। हाँ, तो E इज इक्वल टू, अब यहां पे E0 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप पहले से निकाल के रखोगे भाई E0 की वैल्यू क्या आएगी, देख के मुझे बताइए E0 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो E0 की वैल्यू होगी B0 इंटू सी।
तो बी नॉट की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻7 और सी की वैल्यू क्या है 3 10⁻8, यही होता है। अच्छा तो 2 3 जा 6, ये कितना बचा है भाई, ये तो 60 वोल्ट पर मीटर बचेगा। हाँ तो ये बचा है 60 वोल्ट पर मीटर, तो ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। समझ गए आप, चलिए बहुत बढ़िया। तो 60 सर इतना बड़ा आएगा क्या, नहीं आएगा तो छोटा ही, लेकिन आपको कोई भी पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है ना। 60 वोल्ट पर मीटर आपने बना दिया। साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो के की वैल्यू तो दी है ना 0.5 10⁻11, ठीक है 10⁻11, ठीक ध्यान से देखिए। अच्छा प्लस ओमेगा की वैल्यू भी दी है, क्या दी गई ओमेगा की वैल्यू, अच्छा ये 10⁻3 है 1.5, ठीक है ठीक है। नाउ इलेवन टी, अब ये हमने इक्वेशन बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये इक्वेशन ना अधूरी है। कैसी है, अधूरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें ये प्रॉब्लम है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है आपकी कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तो वाई एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, एक्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, ठीक, ये कहां जा रही है एक्स में, तो बची कौन सी जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये होगी जेड एक्सिस में, कौन सी में होगी, जेड एक्सिस में। तो मैं यहां लिख देता हूं जेड मतलब के कैप, तो मैं यहां पे ई वाई लिख देता हूं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकता था, अगर वाई ना लिखता तो यहां पे जे कैप लगा देता। क्लियर है, चलिए ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे फॉर्मेट में दी थी ना मैंने वैसे लिख दी। अच्छा ठीक है, आपसे ना इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, मैग्नेटिक फील्ड वहां है, तो बताओ जरा क्या होगी इसकी डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग तो ये बात समझते होगे, अगर नहीं समझते हो सुनो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना। चलो आपसे चलो वीडियो को पॉज करो और मैं आपसे पूछता हूं कि एक नंबर में क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको मिला हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ, कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे। हाउ कैन बी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जरूरी नहीं है ना कि पीछे क्वेश्चन हो, सामने से बोल के आ रहा है तब तो आप बताओगे। लिख लिया, ओके बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे आप, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैन बी डिटरमाइंड बाय ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। और चलो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम ये डायरेक्शन पता करते हैं, बस इतनी सी बात लिखना है, ठीक है। अब आप क्रॉस का नियम तो जानते हो, अगर नहीं जानते सुन लो, आई जे के ये नियम चलता है, ठीक है। क्लॉकवाइज आते हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आते हो नेगेटिव। अब देखिए जरा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव, अब देखो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का आप जवाब देना, ठीक। वापस से उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब चलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक। और इस डायरेक्शन में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बताओ जरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, जल्दी से बताओ। आपको ऐसे फिगर बना के दे दिया और लिखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, बार बार ना कहना पड़े, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। चलो अब आपको आंसर कैसे निकालना है, चार ऑप्शन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पहले अपना आंसर आना चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे, आप लिखो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी। अब देखिए जरा ई कौन सी साइड है, बोला वाई मतलब एक्स एक्सिस, तो आई कैप लगा दिया। ये कहां है, तो हमने लगाया, अब वाई में है तो क्या बोलेंगे, लेकिन जे, लेकिन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस जे कैप। तो आप लोग समझते हो कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है आपका, बताओ जरा आई क्रॉस जे क्या होता है, बोलिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के, लेकिन माइनस भी लगाया तो माइनस का के। अरे देखो ना आई जे के, तो आप देखिए, देखो आई क्रॉस जे के, लेकिन माइनस लगा दे इसलिए वो माइनस को छोड़ दिया तो माइनस का के कैप। तो यहां पे डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप, डायरेक्शन क्या है माइनस के कैप, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर है, जेड एक्स माइनस जेड एक्सिस में अंदर की साइड, समझ गए। तो ये इसका आंसर हो गया।
क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसे दे दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ऐसे मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरे पास वाई एक्सिस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास वाई एक्सिस में है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है जेड एक्सिस में, ठीक है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, चलो माइनस जेड बोल देता हूं, ठीक है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, कौन सी एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जरा कहां है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा कि आपसे कहते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जा रही है, बोला माइनस जेड में। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, बताइए जरा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, जल्दी से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। ऐसे तो पूछा जाएगा, बस मैंने क्या कहा, सीबीएसई की आदत क्या है कि वो कैसे पूछती है, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे खाऊंगी, सीधे हाथ से खाना मुंह में ही है, लेकिन ऐसे घुमाएगी, 4 चक्कर लगाएगी, ये उल्टे हाथ में रख फिर खिलाएगी आपको। समझे कि नहीं समझे, मतलब यही सवाल बड़ी सी भाषा लैंग्वेज में दे देंगे, आपको समझना है, ठीक है। तो आपसे कह देगा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियरली पोलराइज्ड ट्रैवलिंग इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट, और उसके बाद कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन y axis, electromagnetic wave is traveling in negative z axis minus k cap, then find the direction of magnetic field in this electromagnetic wave। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बोल देता है, समझ गए बात को, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आपको बताना है, जरा बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, सिंपल E क्रॉस B, ठीक है, E क्रॉस B से तो डायरेक्शन पता पड़ेगी, इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बोला जे कैप, वाई एक्सिस बोला है मतलब जे कैप, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बोला नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है माइनस के कैप में, कहां जा रही है, माइनस के कैप में। अब माइनस के कैप कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जे कैप में, ये माइनस के कैप कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, तो हम सोचेंगे अभी, अब हम सोचेंगे कि आई, अब देखना जे क्रॉस आई कर दूंगा, देखना जे क्रॉस आई कर दूंगा, जे क्रॉस आई, तो क्या आ जाएगा, देख के बताओ मुझे, देखो आई क्रॉस जे करता हूं, आई क्रॉस जे करता हूं तो आता है के, लेकिन अगर जे तो ऑलरेडी लिखा है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकता, जे क्रॉस आई कर दूंगा तो उल्टा जा रहा हूं, तो अपने आप क्या बचेगा, माइनस का के। समझ गए बात को, चलिए बहुत बढ़िया, बस यही हमें करना है और कुछ नहीं करना, समझ गए। तो जे क्रॉस आई माइनस के क्या होता है, इसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जाना चाहिए, आई कैप, मतलब इन एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में जाना चाहिए। इस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे और आंसर पाएंगे, समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब वापस से आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं, हाँ देखिए तो ये हमने अभी आपको बता दिया, इसका आंसर आपने निकाल दिया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए अब जैसे मान लो एक ये सवाल पूछ लिया गया, ठीक, ऑप्शन में मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट क्या, ऑप्शन में ये जो ऑप्शन लिखे हैं मैंने आपको जो है स्टैंडर्ड जो है जगह से मैंने लिया हुआ है, तो ऑप्शन मीटर इनवर्स में लिख गया, मान लेते हैं। मैं तो कहूंगा आप रेडियन पर मीटर में लिखना, लेकिन ऑप्शन में आ गया, तो बताइए जरा, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर, वेव वेक्टर यानी के की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब के की वैल्यू बतानी है तो बता पाएंगे क्या अपन, बताओ जरा, के की वैल्यू बतानी है तो कैसे बताएंगे, तो आप जरा सोचो कि के की जगह तो कुछ लिखा ही नहीं है, अगर कुछ लिखा होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि E इज इक्वल टू ई नॉट। सर ये कॉस में इक्वेशन आ गई, अरे तो घबराना नहीं है, चाहे कॉस में हो चाहे साइन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाहे कॉस में हो चाहे साइन में, दोनों ही जो है इस तरीके से वेव ट्रैवल करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर ये होता है कि कॉस की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस की वेव यहां से ऐसे स्टार्ट होती है और ऐसे ट्रैवल करती है, और साइन की जो वेव होती है वो ऐसे ट्रैवल करती है, समझ गए। तो दोनों वेव एक ही टाइप है, कुछ भी अलग नहीं है, बस साइन जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ये ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे नाउ। तो अगर ऐसे लिखा होता ना के की वैल्यू होती और ये इक्वेशन मिल जाती, ई इज इक्वल टू ई नॉट की जगह ई इज इक्वल टू ई नॉट और कुछ लिखा होता 3 इंटू 10⁻⁷ जेड माइनस कुछ भी ओमेगा टी ऐसे लिखा होता, ठीक है। तो मैं क्या करता, के की जगह देखता कि अरे क्या लिखा हुआ है ये, तो मैं वही के की वैल्यू बोल देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। अब देखिए जरा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल सी बात, ओमेगा तो पता है, टी के पहले जो लिखा जाता है वो क्या होता है, ओमेगा, तो मैंने क्या दिया भाई, ओमेगा तो पता है,
ओमेगा क्या है, टी, ओमेगा टी होता है, ओमेगा है 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर मीटर। ठीक है, अब देखिए, चलो अब चेक कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहां पे देखो, मैंने क्या बोला आपसे, ओमेगा इज इक्वल टू के सी, ओमेगा इज इक्वल टू के सी। हाँ चलो, अब शायद मेरे हिसाब से आंसर रेडियन पर मीटर में नहीं, मीटर इनवर्स में ही आएगा। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, के सी, चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁸ रेडियन पर मीटर। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब के सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू दी हुई है ना। अब देखिए, अब सुनो, अब क्या करना है कि यहां से इससे तो ये कट जाएगा, ठीक। अब इससे ये कट जाएगा तो बचा 2। अब रेडियन पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर मीटर बोल दिया मैंने यार, रेडियन पर सेकंड होती है इसकी यूनिट तो, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो k इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 मीटर अपॉन में, तो 2 मीटर इनवर्स। तो मतलब k की यूनिट ये भी सही है, लेकिन वो कहां से आ रही है, ओमेगा इज इक्वल टू के सी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये 2 मीटर इनवर्स इज अवर करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से ओमेगा इज इक्वल टू के सी से भी हम निकाल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सुनिए, E इज इक्वल टू 3.1 कॉस। अब कॉस में ऐसे इक्वेशन मिल गई। अब आपको इसमें क्या दे रहा है, एक होमवर्क दे दूंगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कॉर्नर में अगर ना दिखाई पड़ रहा हो तो प्रोपेगेशन लिखा हुआ, ठीक है। बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, तो अब आप समझो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि बीच में प्लस लगा है, तो प्लस का मतलब वेव कहां जा रही है, नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, वाई। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, ए का। तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन कौन सी एक्सिस, बताओ, इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। प्लस लगा है, इसका मतलब माइनस में जा रहा है, और के साथ जो लगा होता है उसी एक्सिस में ट्रैवल कर रही होती है वेव। अगर अच्छा, अब बी की बात करूंगा, देखिए बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है ना। बी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। वेवलेंथ के लिए के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के हो जाएगा। के इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल 2 पाई बाय के हो गया, 2 पाई बाय के हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू तो हमने लिख दी 6.28, 6.28 भाई, 2 की जगह तो 2, पाई के 3.14, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये जो लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, कंपेयर तो करते हैं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी, इसलिए तो कंपेयर कर रहे हैं। देखिए ना, E इज इक्वल टू ई नॉट, ये क्या है, ये बेसिकली दिस इज ई नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी, ये चल रहा है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें, नहीं सर। तो अब देखिए जरा, के की जगह क्या लिखा हुआ है, 1.8। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, अरे यार डिवाइड करने में तो बहुत दिक्कत है। सो 18 चौक 72, 18 54, ठीक है। 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3.5 के आसपास गिर जाएगा क्या, 3.6। देखिए जरा, 6.28, 6.6, अरे तो क्या चाहता है, अरे यही इज्जत खराब हो जाए हैं। 6.28 डिवाइडेड बाय 1.8, मैं चाहता हूं कि भाई सही आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, 3.48 मतलब 3.5, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 3.488 है ना, तो 3.49 हो जाएगा। तो 3.49 का मतलब क्या, 3.5, ठीक है। इतना जो है दिमाग काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है, मीटर में आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब लैम्डा, अब देखिए सी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी और निकाल लो, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸, ठीक। और अपॉन में क्या है, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, 3.49। तो 3.49 से काटोगे तो लगभग 0.85 के आसपास गिरेगा ये, 3 डिवाइडेड बाय 3.49, तो 0.85। देख रहे हो क्या जलवा है देखिए। तो 0.85 मतलब 0.86, ये आ गया 0.86 इंटू 10⁸, सी बाय लैम्डा होता है ना, और ये हर्ट्ज में पहुंच गया। चलिए बहुत बढ़िया, आपने सी निकाल दी। इक्वेशन ऑफ बी, अब बी की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन बी की इक्वेशन लिखनी है, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट, कॉस में दिया है तो कॉस में कॉस, और ये क्या है, कॉस में लिखा है तो कॉस
1.8, भाई देखो ना k की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, b इज इक्वल टू बी नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी, ये चलेगी। अब इसके लिए बी नॉट निकाल लिया क्या? नहीं निकाला, तो बी नॉट कैसे निकालेंगे? तो बी नॉट निकाल के रखो, ई नॉट बाय सी, यही रहेगा ना बी नॉट। चलिए, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट की वैल्यू है, देखो ना, ये देखो ई नॉट की जगह क्या लिखा हुआ? 3.1, तो 3.1 डिवाइड बाय 3 10 टू द पावर 8, ठीक है, तो ये 0.9 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। चलिए देखिए, चेक कर लेते हैं। 3.1 डिवाइडेड बाय 3, हाँ तो 1.0, चल 1.03 इंटू 10 टू द पावर ये माइनस का 8, ठीक, तो ये बी, और ये टेस्ला, तो ये क्या हो गई? ये बी नॉट की वैल्यू हो गई। इसके बाद आप यहां पर देखिए कि बी नॉट की वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू 1.08 10 टू द पावर 1.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 टेस्ला कॉस के वाई, के की वैल्यू तो मुझे पता ही है 1.8 वाई, और इसके बाद क्या चल रहा है ध्यान से देखिए 1.8 वाई, और यहां पर इसकी वैल्यू प्लस में 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये टी चल रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखिए अब यहां पे लगाना क्या है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखिए E क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्यों, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो उसने बोला आई कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है नहीं पता, लेकिन ये कहाँ ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है डायरेक्शन, तो बताओ जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां ट्रैवल कर रही है, बोला वाई में, यानी कि जे कैप। तो बताओ आंसर, तो बताइए इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो आप सोचो कि जे आंसर आना चाहिए, तो आई जे के। तो अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि आई क्रॉस जे करूंगा, देखो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नेगेटिव वाई में ट्रैवल कर रही है, नेगेटिव वाई ये लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन नेगेटिव वाई मतलब -j। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देख के बताओ, आई का किससे इंटू करूं कि -j आ जाए, आई का किससे इंटू करूं कि -j आ जाए, तो देखिए आई क्रॉस के किया, तो इसका आंसर आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं ना तो ऐसे आएगा, ठीक, तो ये आपका हो गया। बताओ ये कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, के कैप, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप जरूर से इसके हर एक बात को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जल्दी से आप मुझे बताइए ये क्या है भाई, ये तो चलो सेम चल रहा है, चलो मैं आपको छोटा सा इसके अंदर चेंज कर देता हूं, इसके अंदर छोटा सा चेंज कर देता हूं कि आप मुझे, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आप मुझे इसमें मैंने चेंज कर ही दिया है, 5.4 वैल्यूज बदल दिए, सब कुछ सेम है। आप मुझे इसकी हर एक चीज, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वेशन क्या है, टाइम स्टाम्प लगा के बहुत बढ़िया तरीके से लिख करके जाना कि सर इतने बज के इतने मिनट पे इस आंसर के, इस क्वेश्चन के तीनों आंसर ये रहे, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। इसके आगे अगली बात आपसे यहां पर पूछता हूं, एक और चीज, कभी भी आ जाए रिफ्लेक्टिंग वेव, कभी भी आ जाए ना, कभी भी आपको एक चीज मिल जाए कि वेव रिफ्लेक्ट करके लौट रही है, कैसे, वेव रिफ्लेक्ट, कभी भी वेव कोई रिफ्लेक्ट करके लौटेगी तो उसका कुछ नहीं बदलता, बस उसकी फेज बदल जाती है। क्या बदल जाता है, फेज। तो बस कुछ कुछ मत करना, ये जो बीच वाला साइन है, आगे वाला नहीं, बीच वाला साइन पलट देना। तो आपसे कह रहा है कि ये जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपने ये लिखी है, ठीक है। देखिए जरा, Z की वैल्यू A लगा के बोली है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि इट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, तो कभी भी ऐसे आ जाए कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, ये इक्वेशन दी है E नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, तो जब ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो इसका फेज 180 डिग्री बदल जाएगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि ये जो माइनस लगा है ना बीच में, तो बस माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग वेव की ये आंसर हो जाएगा, बस बीच में प्लस लग गया और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, तो आपने, आप में से कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, ये बैठ गया, और हाँ पेपर में आते हैं इसीलिए करवाएं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, हेलो। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये आपकी 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब 7 टाइप्स के नाम आप समझते हैं, आपको
सारी चीजों को अच्छे से समझना है। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। तो गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। अब हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जो गामा रे है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट तो वेवलेंथ जो होगी इसकी लोएस्ट होगी। अब आप यहां पर समझिए कि अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं यहां पे देखूं कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो तो नीचे जाते समय फ्रीक्वेंसी घटती है, तो उसका मतलब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लीस्ट होती है। वहीं अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ना, इसलिए एनर्जी हाईएस्ट है, और जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है उसके आर पार जाने की क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर भी हाईएस्ट होती है। तो आपको याद रखना है कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, वेवलेंथ लोएस्ट है, पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट है, एनर्जी हाईएस्ट है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद रेडियो वेव की बात करूंगा तो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम है लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, तो हमेशा याद रखना है कि गामा रे से अगर मैं नीचे की ओर जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी घटती है लेकिन वेवलेंथ बढ़ती है। अच्छा, याद रखिए क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लीस्ट है इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी लीस्ट होगी, क्लियर है। अब यहां पर इन वेव्स के बारे में क्या ज्यादा बातें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप जो ऊपर जो 3 वेव देख रहे हैं, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, गामा की फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ग्रेटेस्ट है। लेकिन एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे जो है ये भी हल्की फुल्की नहीं है, इनकी भी जो मैं कहूंगा कि एनर्जी अच्छी खासी है, और इस अच्छी खासी एनर्जी से एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपको ये 3 जो रेडिएशंस मिल जाएं तो जो तीनों रेडिएशन है इन तीनों की एनर्जी अच्छी खासी है, तो ये तीनों जो रेडिएशन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकती हैं, परफॉर्म कर सकती है। मतलब ये तीनों रेडिएशन जब भी किसी मेटल पे पड़ेगी तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन तीनों के अंदर ये पावर होती है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से यदि कोई एक गैस का चैम्बर है, ठीक है, अब उस पे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे पड़ेगी तो इन तीनों के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी एनर्जी है कि ये किसी के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देंगी, गैस को आयनाइज कर देंगी। एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो आयन बन गया। तो इन तीनों रे के अंदर इतनी क्षमता है कि तीनों गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं। तो इन पे से क्या सवाल कैसे पूछा जाएगा ये बताइए, कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो है यहां पे लगा के रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, कौन सी वेव इनमें से कैन नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऑप्शन दे दिए, तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, माइक्रोवेव। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? माइक्रोवेव। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत कम होती है, रेडियो वेव के थोड़े से तो ऊपर है, समझ गए बात। तो इसका ये सही जवाब है, क्लियर है। चलिए, कौन नहीं कर पाएगा? तो माइक्रोवेव नहीं कर पाएगी। अच्छा, ज्यादा पेनिट्रेशन कौन कर पाएगा? गामा रे। पेनिट्रेशन मतलब किसी चीज के आर पार जाना, क्लियर। अच्छा, ये सवाल यहां से पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूंगा कि इनकी यूजेस की तो वो कर ही लेता हूं अभी, लेकिन हाँ सभी की जो वेवलेंथ वगैरह है ये याद कैसे कर रही हैं वो सारी बातें अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये 7 टाइप की तो है, किसने किसकी डिस्कवरी की? तो याद रखना, गामा रे, हेनरी बैकरल, एक्स रे, रॉन्जेन, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रे, जेडब्ल्यू रिटर, विजिबल रे, न्यूटन, इंफ्रारेड, हर्शल, माइक्रोवेव जो है हर्ट्ज, और रेडियो वेव मार्कोनी। क्लियर है? याद रखोगे कैसे हम इसको याद रखते हैं? देखो, गामा रे की इतनी भयंकर जो है पेनिट्रेशन होती है कि ये सेल तक को डैमेज कर देता है, मतलब ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा विकराल है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने हेनरी बैकरल। क्या रख दिया? हेनरी बैकरल। एक्सरे कब करवाते हैं? जब हाथ पैर टूट जाते हैं। जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो व्यक्ति रोता है इसलिए याद रखेंगे, बोलो रॉन्जेन। क्या याद रखेंगे? रॉन्जेन, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, अल्ट्रावायलेट बोला यूवी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, तो यहां से याद रखो जेडब्ल्यू रिटर। क्या याद रखो? जेडब्ल्यू रिटर। अरे सर ये तो कैसे, क्या ही ट्रिक मैच नहीं कर रही? अरे आप ही तो कहते हो कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दे, मैं तो पूरा लिख लूंगा, तो बता दे, याद दिला दी, हिंट दिला दी, ठीक है। विजिबल रे, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट दुनिया को विजिबल है? भाई साहब न्यूटन, हर जगह पाया जाता है। इंफ्रारेड रे याद रख लोगे भाई, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इंफ्रारेड को हम बोलते हैं आई आर रेडिएशन, आई आर रे बोलते कि नहीं बोलते? आई आर मतलब
आई आर को हम पढ़ो, आई आर आई आर आई आर, और इसके नाम में भी आ रहा है हर, तो बोला हर्षल हर्षल हर्षल, ठीक है। अच्छा बोला माइक्रोवेव, बोला यू हैव गॉट अ माइक्रो हार्ट, क्या, यू हैव गॉट अ माइक्रो हार्ट, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रो हार्ट से हम क्या याद रखेंगे, बोला हार्ट्स। माइक्रोवेव की डिस्कवरी किसने की, हार्ट्स, ठीक है। बोला रेडियो वेव, रेडियो जब नहीं चलता, जैसे हमारा ये रिमोट जब नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, इसकी ठोका पीटी करते हैं, ऐसे इसको ठोकते हैं, है कि नहीं। तो जब रेडियो ना चले तो क्या करेंगे, मार कोनी मार कोनी मार कोनी, है कि नहीं। तो याद रखना रेडियो जब नहीं चलता तो हम कोनी मार मार के उसको जो है सही कर देते हैं, है ना। भारत में चीजें बिना सेल के इसी प्रकार से चलाई जाती हैं, ठीक। तो ये आपके साइंटिस्ट के नाम कभी कभार पूछ लिए जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है, होशियार बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, गामा रे की बात करेंगे। गामा रे की प्रोडक्शन सोर्स को आप याद रखोगे, इनके क्या यूजेस हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा यहां पर ज्यादा जरूरी बात पता है क्या है, कि प्रोडक्शन सोर्स जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो तो है ही, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो दिए हैं ना वो भी आपको जो है एक बार याद रखने हैं, और मैं आपको पढ़वा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, गामा रे जो होता है उसका प्रोडक्शन कहां से होता है, तो याद रखिए क्वेश्चन कैसे आएगा वो सब समझा देता हूं। याद रखिए गामा रे का प्रोडक्शन सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव डिके। जब भी कोई न्यूक्लियस का डिके होता है उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है आपके हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकल रहे होते हैं, तो उस समय गामा रेडिएशन निकलती है। गामा रेडिएशन इतनी जो है मैं कहूंगा इसकी इतनी पेनिट्रेटिंग पावर, इतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है कि भाई जो सेल्स का जो गुच्छा बन रहा होता है ना उसको भी डैमेज कर देती है गामा रे, और इसका मतलब सेल कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए गामा रे का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरे होती है, अब एक्सरे क्योंकि सिर्फ स्किन के आर पार जा पाती है तो अपनी हड्डी का चेकअप हम कर लेते हैं कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं है तू अंदर से, ठीक है। तो अब गामा रे की पेनिट्रेशन और ज्यादा है तो और मोटे ऑब्जेक्ट को आर पार ये जा सकती है ना। तो गामा रे जो है, गामा रे ये एयरक्राफ्ट इंजन में डिटेक्ट, क्रैक्स को डिटेक्ट, जैसे अपन हड्डी में जो क्रैक पड़ जाता है तो उसको बाहर से बिना खोले देख लेते हैं ना, इसी प्रकार से गामा रे का यूज जो है हम एयरक्राफ्ट इंजन में क्रैक डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। एक्सरे का भी कर लेते हैं कई जगहों पर। अच्छा, और इसका यूज हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक्सरे का प्रोडक्शन सोर्स क्या है। तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन सोर्स है यह है कि भाई जब भी आप किसी हैवी मेटल पे इलेक्ट्रॉन को जो है हिट करेंगे तो उस समय एक्सरे जो है उत्पन्न होगी, ठीक है। अच्छा, आप यहां पर यह भी देखिए कि और रेज कैसे जो है बनती हैं, जब भी आप जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जो रेडिएशंस हैं वो निकलते हैं। तो एक्सरे में ये भी एक रीजन आपको कभी ऑप्शन में मिल सकता है। एक्सरे का यूज तो बड़ा सिंपल है कि एक्सरे का जो यूज है ये हम कहां पे करते हैं, ये हम मेटल डिटेक्टर में करते हैं एयरपोर्ट्स पे, और इसका जो बोन्स में फ्रैक्चर पता लगाने के लिए करते हैं। मेटल डिटेक्टर ये एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। किससे, यूवी रे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बातें यहां पर लिखी हैं उसको यूवी रे के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है। पहली बात आपको हमेशा यहां पर याद रखनी है, ठीक है, पहली बात आपको यहां पर याद रखनी है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स क्या है। बहुत ज्यादा यूवी रे से क्वेश्चन आते हैं कि सन से रेडिएशन आ रही है, यूवी रेज आ रही हैं, ओजोन लेयर उसी यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूवी रे बल्ब भी होते हैं, यूवी रे बल्ब भी होते हैं, वहां से भी यूवी रेडिएशन निकलती है। यूजेस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, किसकी बात, शायद मैंने एक पॉइंट तो नहीं हटा दिया, कैसी था क्या ये। अच्छा देखिए, चलो यूजेस की बात अगर करता हूं, यूजेस की बात, तो अगर मैं यूजेस की बात करूंगा तो आप यहां पर देखिए कि जर्म्स को किल करने में, है ना, जर्म्स को किल करने में, जैसे कि वाटर को प्योरीफाई करने में, यहां लिख देता हूं वाटर प्योरीफाई, है ना, पानी के अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल करने में, है ना, या वैसे भी जनरली भी जर्म्स को किल करने में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट कहीं जाते हैं तो डेंटिस्ट एक चैम्बर के अंदर एक अपने टूल्स को रख देता है ताकि उसको सारे जर्म्स जो है मर जाएं, ठीक है। फूड को प्रिजर्व करने में, जब जर्म्स मरने लगेंगे, जब जर्म्स की ग्रोथ नहीं होगी तो फूड खराब नहीं होगा, तो यूवी रे के ये यूजेस हैं। अच्छा, यूवी रे के और बहुत सारे यूजेस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो वेल्डर जो होते हैं, वेल्डर जो होते हैं, आप जब वेल्डिंग करते हैं तो उस आर्क से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, और जब वो रेज आंखों से टकराती हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में इरिटेशन जलन होती है। तो वेल्डर क्या करते हैं, जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो अपने आंख के सामने एक ग्लास का टुकड़ा लगा लेते हैं या कभी चश्मा पहन लेते हैं और फिर आराम से जो है वेल्डिंग करते हैं। तो यूवी रेडिएशन जो होती है वो ग्लास के आर पार नहीं
नहीं जा पाती, ग्लास उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, याद रखिए ग्लास यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यूवी रे बल्ब में जो है नॉर्मल या साधारण ग्लास नहीं लगा होता, उसमें क्वार्ट्ज लगाते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज आर पार जो है यूवी रेडिएशन को जाने देता है। यूवी रेडिएशन का एक और इंपॉर्टेंट जो यूज मैं बोलूंगा दैट इज आई लेजिक सर्जरी। आंखों की जो लेजिक चश्मा हटाने वाली जो सर्जरी होती है उसमें भी यूवी रेडिएशन से कॉर्निया को शेप किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो पॉइंट्स है यूवी रेडिएशन के, आपको इसमें याद रखना है। यूवी रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, यूवी रेडिएशन से गैसेस आयनाइज हो सकती हैं, ये बातें आपको यहां पर मैंने बता ही दी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहां पर देखिए कि पूछ ले सकते हैं, मान के चलो कि भाई कहीं पे ऑयल लीकेज हो रहा है, ये कहां पे ऑयल लीकेज हो रहा है किसी पाइप में, ठीक है, माइनिंग वगैरह के अंदर, तो कैसे पता करेंगे? तो ऑयल लीकेज मतलब क्रैक है, कहीं होल है, कैसे पता करेंगे? एक्सरे से पता कर लेंगे, एक्सरे, वहां पे यूवी नहीं, एक्सरे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहां पे विजिबल रे की बात करें तो विजिबल रे का सोर्स क्या है? नॉर्मल साधारण सा बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, सन हो गई। विजिबल रे क्या करते हैं भाई? ये हमें बस क्या करते हैं? इट गिव्स विजन सेंसेशन, दुनिया को देखने में ये हमारी मदद करती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है, ये तो हमने सब आपको बता ही दिया, तो इसको मैं हटा देता हूं। इसके अलावा आप यहां पर देखिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूजेस क्या है और ये कैसे जो है प्रोड्यूस होती है, तो ये भी खूब पूछी जाती है। सबसे पहले इंफ्रारेड रेडिएशन जो है हॉट बॉडीज, मतलब जो हॉट बॉडीज हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं, एटम्स के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं इंफ्रारेड रे, है ना। हॉट बॉडीज, हॉट मॉलिक्यूल्स में यहां पर कहूंगा, ठीक है, हॉट बॉडीज या हॉट मॉलिक्यूल से ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? ये जो रेडिएशन है वो क्या करते हैं? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट, गर्माहट प्रोड्यूस करती है, इसी के कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। थर्मल इमेजिंग या इंफ्रारेड फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक है। थर्मल इमेजिंग मतलब जैसे नाइट में या फिर वैसे भी जैसे किसी का हमने फोटो खींच लिया इंफ्रारेड सेंसर से, है ना, तो वो जैसे कहीं पे गर्म टेम्परेचर है तो आपने देखा कलरफुल इमेज, देखिए इस टाइप की जो इमेज है, ये क्या, ये कौन है भाई साहब? ये कौन है? ये कौन है जो मुझे देख रहा है? ये कौन है भाई साहब? ये जो इमेजेस आएंगी, क्या कह रहे हो सर? ये मैं नहीं हूं। अरे आप नहीं हो ये, ठीक है, आप तो ये हो, आप तो ये हो, आप इसमें जो है डूबे हुए हो, है कि नहीं? अरे कहाँ कहाँ भाग रहे हो? मतलब जो है यहाँ भी जो है आप ये हो, समझ गए कि नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो इमेजेस हैं ये किसकी मदद से, ये देखो जरा, तो इसकी जो हम यूज कर रहे हैं ये कौन है? इंफ्रारेड कैमरे का हम इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं, ठीक है, मतलब इंफ्रारेड का यूज हम करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट करती है ना, तो मसल्स की सिकाई वगैरह करने के लिए भी हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका? टीवी के रिमोट में भी हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो एलईडी लगी है इसमें इंफ्रारेड का यूज हो रहा है। देखो ये रेड लाइट जली कि जली, ठीक है, ये रेड लाइट जली, ठीक, समझ गए। जैसे आपको अगर नहीं दिखी होगी तो मैं और अंधेरा करके जो है आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखना, अब देखो ये इसके आगे जो रेड लाइट जल रही है रिमोट के आगे, दिस इज कौन सी रेडिएशन? दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। नाउ सर, तो इंफ्रारेड रेडिएशन टीवी का जो रिमोट होते हैं उसमें सिग्नल सेंड करने के काम आती है। अच्छा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, टू सेंड सिग्नल इन फॉग। फॉग में एरोप्लेन्स को सिग्नल सेंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इसकी वेवलेंथ जो है कंपैरेटिवली लॉन्गर है विजिबल रे से, है ना, इसलिए ये स्कैटर नहीं होती। क्या नहीं होती? स्कैटर नहीं होती, बिखरती नहीं है, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन के कुछ यूजेस हैं। इसके बाद आप यहां पर देखिए इंफ्रारेड रे को हम थर्मल वेव भी कहते हैं, हीट वेव भी कहते हैं, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। याद रखेंगे ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है स्कैटर नहीं होती, बीम के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। इसके बाद माइक्रोवेव के भी काफी यूजेस हैं, जैसे कि माइक्रोवेव का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होगा? मैग्नेट्रॉन या क्लिस्ट्रॉन वॉल्व से होता है, मैग्नेट्रॉन या क्लिस्ट्रॉन वॉल्व से होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहां पर देखिए, इसके बाद ये नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं, क्लिस्ट्रॉन या फिर मैग्नेट्रॉन वॉल्व। माइक्रोवेव का हम यूज कहां करते हैं? ये देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पूछा ही इसलिए जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। रडार, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हमारी सीमा में, हमारे बॉर्डर में अगर कोई घुस आया है तो उसको कैसे पता पड़ेगा? बोला वो रडार से पता पड़ेगा, ठीक है। वो तो सर हमें आंखों से दिख जाएगा। अरे जब आंखों से दिख जाएगा तो वो आप उससे रक्षा कैसे करोगे? वो तो ऊपर से बॉम्ब छोड़ देगा।
जब तक आंखों से देखोगे आप तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मुन्ना, इसलिए रडार का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हमारी सीमा में भी अगर घुस जाता है तो हमें उससे पता पड़ जाता है रडार की मदद से, है ना। तो रडार का जो यूज है वो हम कहां कर रहे हैं बताइए जरा। रडार का यूज हम करते हैं सबसे पहले तो, अरे यार एक मिनट, रडार बता रहा था मैं आपको। माइक्रोवेव का यूज हम कहां करते हैं, तो माइक्रोवेव का हम यूज रडार सिस्टम में करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव जो है, जैसे मान के चलो कि दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है वो यहां पर घुस चुका है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होगा, ये तो सर क्या बोलते हैं इसको, ये तो स्पेस से आ रहा है, ऐसा लग रहा है उड़न दस्तरा सा है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दुश्मन जो है ऐसा ही है अपना बेवकूफ सा। चलो देखते हैं, ध्यान से ध्यान दो। देखिए अब मान लो ये घुस गया, तो अभी रडार सिस्टम क्या करेगा कि यहां से जो है इसने रेडिएशन भेजी, ठीक, कौन सी रेडिएशन, माइक्रोवेव, ठीक। अब इसके बाद अगर ये ऐसे स्पेस में जाती रही तो इसका मतलब है बीच में कोई आया ही नहीं, ठीक। अगर ये लौट के आ गई इसका मतलब है कि सामने कुछ आया था, इसलिए तो रिफ्लेक्ट होकर के लौट के आई। तो यहां से इस तरीके से रडार से हमें पता पड़ जाता है। अब रडार की एक खास आदत है कि जो माइक्रोवेव जो है ना, माइक्रोवेव की खास आदत है कि माइक्रोवेव डिफ्रैक्ट नहीं होती। डिफ्रैक्ट का मतलब है टकरा के मुड़ती नहीं है, टकरा के मुड़ती नहीं है बच्चों, ठीक है। नहीं ऐसा हो कि ये जो है अपना तरीके से जो है ऐसे गई और टकरा के मुड़ के आर पार चली गई, बोला अपन को क्या करना है, कौन से अपन मर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, बात समझिए जरा। तो ये इसलिए तो हमने इसका इस्तेमाल किया कि जो आप देख रहे हो, जो माइक्रोवेव जो है टकरा के मुड़ती नहीं है, सीधे रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आप ये देखेंगे कि माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, फूड को हीट करने में, जिसको माइक्रोवेव ओवन बोल देते हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल फूड को गर्म करने में कैसे करते हैं। माइक्रोवेव जो होता है वाटर मॉलिक्यूल को टारगेट करती है, ठीक है। तो माइक्रोवेव क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एकदम जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से आप कहेंगे कि ऑसिलेट कराती है, ठीक है। और उसके बाद उसी ऑसिलेशन से हीट जनरेट होती है और जो फूड जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो माइक्रोवेव वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को मैच करा देता है माइक्रोवेव की, और जो फूड है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रेडियो वेव का जो प्रोडक्शन है वो कहां से होता है, एलसी ऑसिलेशन से होता है। इसका यूज रेडियो में, टेलीविजन में और सेलुलर फोन्स में हम करते हैं। अच्छा, सेलुलर कम्युनिकेशन यानी कि फोन से जो कम्युनिकेशन होता है इसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने यूजेस तो पढ़े। चलिए आपने ये यूजेस तो पढ़ लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अब बहुत ज्यादा काम की बात बताता हूं। जैसे कि आपको फ्रीक्वेंसी याद रख लेनी है, ठीक। सर फ्रीक्वेंसी कैसे मैं याद रखूंगा, चलो मैं करवा देता हूं। देखिए जरा, सबसे पहले आप ऐसे याद रखो कि चार चारा गैप है, 22 से 18, ये सब 10 की पावर में है, ठीक है। इसके बाद आप इसको 20 से 16, ठीक, और आप यहां पर देखिए ये 16 से 14, ठीक है। और उसके बाद 14 से 14, 14 से 11, 11 से 9 और 9 से 5, ठीक है। ये सब क्या है, 10 की पावर में लिखा हुआ है। तो 10 टू द पावर 22 से लेके 10 टू द पावर जो है 18 हर्ट्ज। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, लेकिन वो कम होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप अगर याद कर सकते हो तो उसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये हर्ट्ज में आपको दिया जाएगा, ठीक। अच्छा सर, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वेवलेंथ वगैरह, तो वेवलेंथ को याद करने का एक तरीका तो मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझ लो कि यहां पर प्रोडक्शन जो लिखे गए हैं उनको भी एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे कि रेडियो वेव का प्रोडक्शन क्या दिया गया, रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहां पर देखिए, एरियल्स मतलब जो एंटीना की बात कर रहा है, ठीक। क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व, इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, लाइट का आप देख रहे हो, लाइट का ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रावायलेट रे में भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहां देख रहे हो एक्सरे में क्या बोला गया है, एक्सरे ट्यूब बोला गया है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब में यहां पर एक कूलिंग, स्पेलिंग में भूल रहा हूं, कूलिंग ट्यूब करके जो है लिखा होगा, ठीक है। उसका भी हम जो यूज करते हैं वो कहां, एक्सरे ट्यूब में करते हैं। सही स्पेलिंग आगे बता देता हूं, ठीक है। गामा रे का जो हमने बताई दिया आपको, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन भी याद रख लेना। रिसीवर एरियल्स, रेडियो वेव को कौन कैच कर लेता है, एंटीना, तो रिसीवर एरियल्स।
पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, माइक्रोवेव को, थर्मोपाइल, बैलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। ये जो डिटेक्टर्स हैं ये आपको याद रखने, डिटेक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। अब ज्यादातर बच्चे जो परेशान होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ज्यादातर बच्चे जो परेशान होते हैं वो होते हैं वेवलेंथ याद करने में, और वेवलेंथ पे सवाल बन जाता है, पूछ लेते हैं जबरदस्ती से, ठीक है। तो याद रखना रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है ये बहुत ज्यादा होती है। तो कभी भी ऐसे रियलिस्टिक सा फिगर दे देना जो मीटर में लिखा हो, ठीक है। 0.1 मीटर से जो 0.1 मीटर या उससे बड़ा, या चलो ऐसे बोल दूं कि 0.1 मीटर से बड़ी जो वेवलेंथ है ना, 0.1 मीटर से बड़ी वेवलेंथ को हम जो है रेडियो वेव के अंदर लेके आते हैं, 0.1 मीटर से बड़ी, ठीक है। अच्छा, मतलब 10 सेंटीमीटर से बड़ी अगर वेवलेंथ है तो वो रेडियो वेव में आएगी। 1 किलोमीटर भी कह दिया तो वो रेडियो वेव है। 200 मीटर, 500 मीटर, 0.2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, ये सब रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर से लेकर के 1 mm से लेकर के 1 mm से लेकर के 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर तक की बात कर रहा हूं। 1 mm मतलब बहुत कितना होता है, देखो स्केल स्केल मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, स्केल 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 स्केल, एक मिनट रुकिए जरा, स्केल यहीं कहीं होगी दोस्तों। देखो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठहर जाओ जरा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी, तब तक देख लो इसको, क्वेश्चंस करेंगे। बस आ ही गए अपनी मंजिल तक। एक मिनट वेट, देखिए देखो अब आप यहां पे देख लो, आपसे कहा जा रहा है कि अगर 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 0.1 मीटर से बड़ी है तो वो तो रेडियो वेव है, ये देखो वो तो रेडियो वेव पे चली जाएगी। अगर आपसे कह रहा है ना कि 1 mm से लेकर के 1 mm बोला है, क्या बोला है, हाँ 1 mm से लेकर के 1 mm से लेकर के, ठीक है, 1 mm से लेकर के 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। सोचो कि सिर्फ यहां से इस 1 mm से लेकर के बिल्कुल एक बिंदी से लेकर के 10 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये माइक्रोवेव होगी, ठीक है, माइक्रोवेव होगी। ठीक, अब इसके बाद आप ये देखिए कि अगर 1 mm के अंदर अंदर है, 1 mm के अंदर अंदर है, ठीक है, 1 mm के अंदर अंदर है तो वो इंफ्रारेड है। ठीक, अब देखिए जरा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। हाँ, 1 mm तो इतना ही होता है ना स्केल का, ये पहला डंडा, उसी को तो हम 1 mm बोल रहे हैं, ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में। ठीक, अब इसके बाद 10 सेंटीमीटर आपको बता ही दिया कि एक स्केल में 10 सेंटीमीटर जो है कितना दिखता है, तो अगर इतनी दूरी है ना समझ लो कि माइक्रोवेव में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंफ्रारेड क्या है, 1 mm से लेकर के 700 नैनोमीटर, यानी कि ऐसे बोलूं 1 mm से लेकर 700 नैनोमीटर, यानी कि 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm में, इसमें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें बताया गया है। तो मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं ना कि 1 mm कितना होता है, पहली लाइन स्केल की और दूसरी लाइन के बीच के अंदर जो पहुंच रहा है वो इंफ्रारेड में आएगा। लाइट की तो आपको याद रहेगी 700 से 400, ठीक है। इसके बाद 400 से 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 के बीच में जो होगा ये अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना। यू का मतलब कभी कभी 4 लगने लग जाता है अपन को, ठीक है, तो या 4 का मतलब कभी कभी यू लगने लग जाता है, तो याद रखिए ये ट्रिक है कि 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर जो रहेगा वो अल्ट्रावायलेट रहेगा, ठीक है। अब 1 नैनोमीटर से भी छोटी अगर होगी तो वो रहेगी आपकी एक्सरे, 10⁻⁻ नैनोमीटर से भी अगर छोटी रहेगी तो वो रहेगी गामा रे, ठीक है। इनको याद रखना, ये याद रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 50 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या है इसका आंसर, जल्दी से बोलो, 50 सेंटीमीटर किसकी वेवलेंथ है, 10 सेंटीमीटर से बड़ा सब कुछ क्या है, रेडियो वेव आएगा। मैं आपसे कहूं कि जो है 0.05 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, बताओ किसकी है, हाँ माइक्रोवेव की है कि नहीं। मैंने कहा 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, तो 4 तो सर यू के जैसा दिखता है कि नहीं। तो याद रखना कि 200 नैनोमीटर बताओ किसकी है, तो आप कहेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, याद रखोगे इसको। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दो जरा, आगे बढ़ेंगे। एक बार छींक आ रही है यार, छींक दो, सॉरी गाइस। देखिए जरा ध्यान दो,
चलो ये सारी बातें याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अच्छा, तो कुछ बातें आपको यहाँ पर चीजें समझा देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को ध्यान भी रखोगे और फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर ले जाता हूं, तो आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ साथ में करेंगे। ठीक है, बढ़िया से अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना दोनों वेव सेम फेज में होती हैं, कभी भी इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, फेज डिफरेंस 0 होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी दोनों वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो है बराबर बराबर होती है। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट, जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ध्यान दो, समझ गए? तो आप यहां पर देखिए ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। आपसे क्या कहा कि एनर्जी में तो दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितने टाइम्स? सी टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी नॉट। अच्छा, देखने के लिए ध्यान दो, देखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि विजन सेंसेशन के लिए कौन सी वेव जिम्मेदार है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो है इसी को हम लाइट वेक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को हम लाइट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहां पर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए, अभी मैं आपको एक बेसिक इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ये जो आप देख रहे हो एनर्जी डेंसिटी, इसी को हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, तो एनर्जी जो है दो फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसके में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी योगदान है और मैग्नेटिक फील्ड का भी है। चलो तो हम बात करेंगे कि इसमें एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ये होगा 1/2 यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। अब जो आरएमएस वैल्यू है, देखो अगर मैं हाफ लिख रहा हूं ना, तो यहां पे सिंपल ई स्क्वायर लिखूंगा या ई आरएमएस का स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन अगर मैं यहां पे ई नॉट लिख रहा हूं, तो ई आरएमएस इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाय रूट टू। जैसे आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू था, ऐसे ही ई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर करूंगा, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, सुनो, अगर मैं सिंपल 1/2 लिखा है तो यहां पे ई आर एम एस या सिंपल ई हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको ई नॉट के टर्म्स में लिख रहा हूं तो 1/4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गई। ठीक, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बी आर एम एस अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, आर एम एस जरूरी नहीं है कि हर बार लिखा हो, सिंपल बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी लिखा हो सकता है। अब इसी प्रकार से बी आर एम एस को बी नॉट बाय रूट टू लिखूंगा, और यहां पर जो है म्यू नॉट अपॉन में चल रहा है, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा यू बी इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। क्या? बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये चलेगा। ठीक है, अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है, बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट ये चलेगा। ठीक है, ध्यान रखो, ये बात हो गई। ये हो गया आपका यूई और ये हो गया आपका यूबी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। अगर मुझसे बोलो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अगर मैं देखो, अगर मैं सिंपल लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट दिस स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं तो ई नॉट और बी नॉट के फॉर्म में लिख रहा हूं ना, तो ई नॉट और बी नॉट के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 1/4 प्लस दिस, तो ये बन गया, ये इस तरीके से आ गया। तो और हमने क्या बोला कि भाई दोनों कंट्रीब्यूशन सेम है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं। देखिए, अब कभी आपसे ऐसे कह दे कि टोटल एनर्जी आपको प्रूव करनी है, किन टर्म्स में आपको प्रूव करना है टोटल एनर्जी प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने अभी ये लिखा यहां तक, अब आप ये लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सेम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब 1/4
एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस हमने कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना हो तो ऐसे लिखेगी। तो ये क्या था सर? अरे सर अभी तो आपने कहा था कि ई नॉट स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसा होगा। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सिर्फ एनर्जी थी, ये टोटल एनर्जी है। ये वो एनर्जी किसकी थी? ओनली ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला करके हम टोटल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में पूछा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी है। जब बी नॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं टोटल एनर्जी, समझ गए? बहुत बढ़िया। देखिए अब जैसे प्रूव करने को आ जाए, आपसे प्रूव करने को आ जाए कि प्रूव करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको प्रूव करना है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है और उतनी एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपने क्या किया? बस देखो सिंपल सी बात, आपने ऐसे करा ue इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट की जगह हमने क्या लिखा? बी नॉट इंटू सी। आपने यहाँ पे स्क्वायर किया, सी स्क्वायर आया तो सी स्क्वायर की वैल्यू को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। हमने जब इसकी वैल्यूज पुट की, ध्यान दो, हमने जब इसकी जगह वैल्यू पुट की तो हमने देखा कि यहां से कट गया और फाइनल आंसर ये निकल के आया। तो हमने इसको ऐसे प्रूव कर दिया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इसकी मैं इसको बोलूंगा भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर से याद रखना है आपको कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की और एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की बराबर होती है एनर्जी डेंसिटी प्रूव करना है। तो आपने ई नॉट की जगह बी नॉट इंटू सी लिखा, सी स्क्वायर आ जाएगा तो 1/एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो वही हुआ और ये आ गया हमारे पास इतना। तो और ये होता क्या है? बेसिकली दिस इज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दो। अब देखिए यहां पर हमने इतना कर लिया, ये भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि ये आपके लॉजिकल क्वेश्चंस हैं कि भाई क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती हैं? तो पहली चीज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे लिख देना कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप सोचो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है ना, उसकी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक निकल गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया मेटल में से उसके पास मोमेंटम तो है, मतलब मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो आप ये लॉजिक लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, कभी भी कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किसी भी आपकी जो है एब्जॉर्बिंग सरफेस पे टकराएगी तो उसका मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू यू बाई सी और इसका मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू 2u बाई सी। यू जो है इसकी एनर्जी से कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटेंसिटी की कभी भी बात करेंगे तो इंटेंसिटी बेसिकली एक प्रकार से पावर होती है। क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया। जैसे एक बल्ब है, बल्ब एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी पावर सप्लाई कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया या एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। अपॉन में एरिया होगा तो पावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो, तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब कि पावर थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला? इंटेंसिटी। पॉइंटिंग वेक्टर होता है, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब क्या है? फॉर्मूला याद रखो, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। जरूरत पड़ जाए तो आप पॉइंटिंग वेक्टर को जो है बता सकते हैं। ये क्या है? जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है इंटेंसिटी का। इट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी। समझ गए? ध्यान रखेंगे आप इसको। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अब ये क्या चल रहा है हमारे पास? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने ई यहां लिया था, बी यहां लिया था। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहां पे बताता हूं, शायद मैं अभी बता भी चुका हूं लेकिन फिर से देखिए जरा। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं है, लिखा होगा प्रेशर तो पी समझ के चलना है, मोमेंटम लिखा होगा तब भी पी है, ठीक है। कभी प्रेशर और मोमेंटम एक साथ नहीं आएगा। देखिए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला U बाय सी है, U एनर्जी है, C स्पीड ऑफ लाइट है। प्रेशर का फॉर्मूला इंटेंसिटी बाय C है। इंटेंसिटी आप समझते हो U अपॉन A इंटू डेल टी,
पावर अपॉन एरिया को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी से पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी या हाफ एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। जहां जरूरत पड़ जाए वहां हम लगा देंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला 2u/c भी होता है। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जैसे अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिल गया, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये बीच में घुस गया पहले भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा जो स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, यही स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बाकी तो दोनों बातें, ये देखो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमम मिनिमम एट द सेम टाइम, हाँ ये बात सही है क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों में इक्वली डिवाइड होती है, ये बात भी सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर देखो जरा, क्या हमें क्वेश्चन दिया गया है? यहां पर हमें दिया गया है रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी। रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इंटेंसिटी। ओके, आर स्ट्राइकिंग ए मेटल प्लेट, प्रेशर ऑन द प्लेट। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू आई अपॉन सी। इंटेंसिटी दी हुई है हाँ 0.5, तो आंसर निकाल देंगे 0.5 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 0.5 से काटूंगा इसको तो 30 यानी 1/6 बचेगा। 1/10 टू पावर 10 माइनस का 8 आएगा। 6 अपॉन 1 क्या हो सकता है? तो 6 1 जा 6, 1 अपॉन 6 तो 6.1। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, ठीक है 0, ये बचेगा। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, डिवाइड कर लेंगे ना तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.166। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया जा रहा है यहां पर देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एम्पलीट्यूड का मतलब हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज होता है। अगर एम्पलीट्यूड इतना दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आप ये बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पार्ट ऑफ वेव। ठीक है, चलिए तो अगर ई नॉट की वैल्यू दी है तो वो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट, तो आप निकाल के बता दीजिए बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। ई नॉट दिया है 300 और सी की वैल्यू 3 10 टू पावर 8, तो ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 3 से 3 कटेगा 2020 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है 10⁻⁻6 टेस्ला। चलो ये हो जाएगा ठीक। अब इसके बाद देखो जरा, इसके बाद देखिए, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि वेवलेंथ तो हमें बता दी गई है, वेवलेंथ ये भी सिंपल सी बात है, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी है 3 mm है, एम्पलीट्यूड कितना है 3 वोल्ट पर मीटर, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ यानी कि जो वेवलेंथ है वेव की दैट इज 3 mm। ठीक है, 3 × 3 मीटर। ठीक है, 3 × 3 मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड यानी कि ई नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट पर मीटर। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो सी बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी लगा देंगे और आंसर निकल आएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला है, वैल्यू पुट आपको यहाँ पे करनी है। अब देखिए क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन मिल जाता है आपको। ये क्वेश्चन मिल रहा है एट सर्टेन पॉइंट, एक बढ़िया क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, अच्छा लगेगा। A certain electromagnetic wave travels through an empty space of frequency 1 gigahertz 10 to the power minus 10 to the power 9 hertz को हम बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पीक वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है 10 to the power 9 हर्ट्ज। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है ये। वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू भाई न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। पिछले बार हमने क्या निकाला था, पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है ना, देखिए तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू हो जाएगा। सी बाय न्यू फ्रीक्वेंसी दी हुई है, निकाल देंगे। व्हाट इज बी नॉट एट पॉइंट ओ, तो बी नॉट का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा ई नॉट बाय सी, तो बी नॉट का फॉर्मूला ई नॉट बाय सी लगा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। राइट द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक, अरे यार इसने जो है as a function of x and t near point O considering the direction of wave, मतलब अब तो अपन को सब निकालना ही पड़ेगा यार खुद से। देखिए तो पहली चीज मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ,
कि उसने वेवलेंथ बोली है, तो क्योंकि सारी चीज जरूरत पड़ जाएगी ना, वेवलेंथ होगा आपका c बाई न्यू, तो c बाई न्यू, तो c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 1 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो हो जाएगा दैट इज हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर इसकी वेवलेंथ हो गई। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये पहला पॉइंट तो हमने कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, बी नॉट हमें निकालना है, तो ई नॉट बाय सी हो जाएगा। ई नॉट बाय सी मतलब 3 इंटू 10⁸, और सॉरी ई नॉट की वैल्यू तो 50 वोल्ट पर मीटर दी हुई है, और ये 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ पर जो है ये कितना बचेगा, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 10⁷ जो है ऊपर जाके -7 हो जाएगा, और 3/5 ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 1.7 बच जाएगा। तो 1.7 1.69 आएगा, तो 1.7 इंटू 10⁻7 टेस्ला इतना हो गया। थर्ड पॉइंट जो उसने दिया हुआ है दैट इज राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। चलिए अभी लिख देता हूं। कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ वेव along x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along y एक्सिस, इंक्लूड द डायरेक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि वेव कहां जा रही है, वेव जा रही है वेव along x एक्सिस, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में जा रही है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स। अब कहां जा रही है भाई, x एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस तो नहीं बोला, तो अब यहां पे लेंगे माइनस, क्योंकि अगर पॉजिटिव में जा रही है तो माइनस लगा जाता है। ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये आप देख रहे हो x एक्सिस में, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जे कैप लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इज इक्वल टू बी नॉट साइन। अब देखिए यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा भाई, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में होगी भाई, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, यानी कि टोटल मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आई कैप में है, और उसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, तो जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के होता है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, के कैप में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो ये हमने डिराइव कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट की जो वैल्यू है 50, वो हमने रखी साइन के एक्स। अब के एक्स की जरूरत तो नहीं, वैसे के एक्स, वैसे तो हम के एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो भाई देखिए जरा के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू ओमेगा सी। अब के इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू होता है के सी होता है, तो के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई इंटू न्यू। अब न्यू की जगह क्या लिखूंगा, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 10⁹ हर्ट्ज, सी की वैल्यू 3 10⁻, ये आपका जो है 8, तो यहां से कैंसल वैंसल करोगे तो ये बचेगा मेरे पास 10, यहां से कटेगा तो 6.28 यानी 62.8 अपॉन 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा के की जो वैल्यू आएगी दैट इज आपका, देखो ना, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी होता है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू के सी, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू इतनी दी थी, सी की वैल्यू इतनी है, ये ऊपर 10 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 से अब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 21, लगभग 21 आ जाएगा, है ना। तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हो जाएगी 21, और ये मीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ओमेगा से निकालोगे तो मीटर इनवर्स ही निकल के आएगी। ठीक, चलिए तो यहां पर जो है आप ऐसे समझ सकते हैं ना, तो यहां पर जो है आपने निकाल दिया, ध्यान से देखिए। या सिंपल आप रेडियन पर मीटर भी लिख सकते हो, यूनिट रेडियन पर मीटर लिख लेना, रेडियन पर मीटर। अप्रॉक्स वैल्यू बोलिए मैंने 63 आती वैसे, तो अप्रॉक्स मैंने 21 ले लिया। ठीक, तो आप के की वैल्यू कितनी हो गई 21x माइनस ओमेगा की वैल्यू तो पता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई इंटू न्यू, तो 2 पाई इंटू 10⁹, और ये टी, और ये जे कैप। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लिख लो इसकी ई नॉट की, बी नॉट की वैल्यू तो निकाल ली 1.7 10⁻⁷ और साइन की वैल्यू तो ठीक है। अब के की वैल्यू 21x माइनस ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू 10⁹, और ये टी, और ये कौन सा के कैप। बस इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ऐसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इनको सॉल्व करके दिखा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ गए तो अब देखिए जरा,
यहां पर देखो, हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आपसे कहा जाए कि चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है 10⁸ हर्ट्ज से, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऑसिलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, है ना, वही फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये बात हो गई। अच्छा, एक बात और याद रखो कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सभी के लिए कांस्टेंट है, तो बोला स्पीड सभी के लिए सेम रहने वाली है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ठीक है, इसके बाद कौन सी क्वांटिटी है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय सेम रहती है, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी मीडियम ट्रांसफर करने पर जो है ट्रांसफर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ठीक है, अच्छा अभी इसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए वैसे बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि सोचने वाली चीज है इसके अंदर। आपको ऐसा सवाल, यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, थोड़ा सा इसको ना मुझे जूम करना पड़ेगा और फिर मैं आपको यहां पर बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले ज्यादा जरूरी है कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये डायग्राम मैं चलो बता देता हूं कि ये डायग्राम में कैसा जो है चीजें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, उस डायग्राम में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। इस डायग्राम में हमें ये दिखाई पड़ रहा है, इस डायग्राम में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, वो ये देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो ये है ओरिजिन, ये देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ओरिजिन से स्टार्ट हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से स्टार्ट हुई है, या चलो शायद मुझे गलत दिखाई पड़ रहा है, हाँ सॉरी, ये ओरिजिन है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि यहां पर ना, यहां पर ये ऊपर से, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है बीच से। देख रहे हो, ये इन्होंने वेव शुरू ही कहां से करी है, वेव से, बीच से स्टार्ट करी है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी जो वेव है वो बीच से स्टार्ट करेंगे, वो कॉस का फंक्शन होगी। कैसा होगी, कॉस का फंक्शन है। ठीक है, तो अब आपसे इसमें क्या कुछ सवाल पूछ रहा है, उन सवालों को हम समझ लेते हैं। ठीक, आपने देख लिया कि वेव जो है बीच में से स्टार्ट हो रही है, दोनों वेव। अब देखिए इसने क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, λ/2 एंड लैम्डा। ठीक है, ध्यान दो, अभी इसने क्या पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी सब जगह पे कौन सी, ये जगह पे जो है मैक्सिमम है, 0 पे मैक्सिमम है, λ/2 पे मैक्सिमम है और लैम्डा पे मैक्सिमम है। ठीक है, अभी अपन इसको चेक कर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि ये एक्चुअल में नियम क्या है। देखिए, जब भी 0 से यहां से स्टार्ट हो ना, यहां से स्टार्ट हो, तो ये जो है ना, ये साइन फंक्शन है, जबकि ऐसे आधे में से स्टार्ट होती है, कॉस फंक्शन की वेव बनती है। ठीक है, अब देखिए, आप ये समझते हो ना कि यहां पे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो एनर्जी डेंसिटी भी जीरो होगी, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जीरो, वहां पे एनर्जी डेंसिटी भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे जीरो, वहां पे एनर्जी डेंसिटी भी जीरो। अब आप ये देखिए कि कहां कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, जहां जहां पे फील्ड मैक्सिमम, वहां वहां पे जो है जो डेंसिटी है वो भी मैक्सिमम। तो हमने देखा कि ये वाली वेव तो यहां से स्टार्ट होती है, यहां से, ये वाली वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है ना। तो अब इसकी एक साइकिल कहां पूरी होगी, जब ये अगर नीचे शुरू हुई होती तो यहीं पे हो जाती, लेकिन ये तो आधी शुरू हुई, तो इसकी ये एक साइकिल कहलाती है। तो टोटल डिस्टेंस ये लैम्डा, इसकी आधी λ/2, इसकी और आधी λ/4। तो आप देख रहे हो कि λ/4 पे तो इंटेंसिटी जीरो, तो मतलब ये भी मिनिमम। ठीक है, 3 λ/4 पे, λ/4 के बाद λ/2, 3 λ/4। तो आप देख रहे हो 3 लैम्डा, देखो ये λ/4 पे मिनिमम, 3 λ/4 पे मिनिमम। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि अगर मिनिमम की बात करूंगा तो कहां पे चलेगा, तो मैंने देखा λ/4 पे मिनिमम और 3 λ/4 पे मिनिमम। तो इसने बोला है कि जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी का, ये इन पॉइंट पे मिनिमम है, तो सही बोला है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो मैंने मिनिमम के लिए चेक कर लिया, ये स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, अब देखते हैं जरा, अब पहले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, 0 पे मैक्सिमम, λ/2 पे मैक्सिमम और लैम्डा पे मैक्सिमम। चेक करते हैं जरा,
देखो 0 पे, λ/2 पे, λ पे मैक्सिमम, ये बोल रहा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी हैव मिनिमम वैल्यूज एट पोजीशन वेयर ई एंड बी बोथ आर जीरो। कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी दोनों जीरो हो जाएंगी उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ ध्यान रखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो उसको अपन को याद रखना है। कह रहा है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। ऑसिलेटिंग चार्जेस से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिए कि क्या बोलोगे, ऑसिलेटिंग चार्ज से, पूरी प्रॉपर इंग्लिश में लिखना, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड magnetic field. These variable, ठीक है, then variable electric field produces variable magnetic field. In the same way, variable magnetic field produces variable electric field mutually perpendicular to each other. This process कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो ये आप कुछ लिखने के तरीके हो सकते हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करो। ठीक है, लीनियरली पोलराइज बोले तो उसको घबराना मत, नॉर्मली बनानी है। ठीक है, प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन में जा रही हो, इंडिकेट ऑसिलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आपने पहले अभी तक बना रहे थे, बस वैसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, लेकिन अब आपको यहां पर जो है, यहां पे बस ऐसे दिखा देना है कि z एक्सिस इसको दिखा दो, ये x में हो जाएगी और ये y में हो जाएगी। ठीक है, मतलब वही नियम I क्रॉस J इज इक्वल टू K। तो ये E होना चाहिए और ये B होना चाहिए और ये था ना। तो यहाँ पे ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेरिएशन आप दिखा सकते हो, है ना। ऐसे भी किसी को अपने मन से कुछ नाम मत दे देना, नहीं तो एग्जाम वाला जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपको इनाम दे देगा। ठीक है, चलिए ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन तो खूब पूछा जाता है। ठीक है, अब बताओ जरा, कौन सी वेव का जो हम यूज है वो किस लिए जो है वाटर प्योरिफिकेशन एंड आई सर्जरी के लिए करते हैं। बताओ जरा, क्या ऑप्शन होगा इसका, आई सर्जरी एंड वाटर प्योरिफिकेशन, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर क्या है, यूवी रे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखें जरा, इसके बाद ये बताइए, बताओ, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेव विच आर जनरेटेड बाय, देखो रेडियो एक्टिव डिके से गामा रे, ठीक है, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व तो माइक्रोवेव, कूलिज ट्यूब जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, याद हो तो एक्सरे, है ना। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब आपसे कहेगा कि ये बताइए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेव। अब आपको वेव के नेचर टाइप जो आइडेंटिफाई करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 0.1 मीटर से बड़ी वेवलेंथ किसकी है, देखो 1 mm से बड़ी वेवलेंथ, 1 mm से बड़ी, 1 mm से बड़ी, और 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि जो है 10 सेंटीमीटर से छोटी। तो कौन सा नाम रखोगे इसका, बताओ, बता दो। 10 सेंटीमीटर छोटी, 10⁻⁻1 का मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी है, 1 mm से बड़ी, और इससे ये माइक्रोवेव है। 10⁻12 मीटर से, 10⁻12 मीटर से जो है बड़ी है, और 10⁻8 मीटर से छोटी है। 10⁻8 मीटर से छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, तो ये जाएगा आपका जो है अल्ट्रा वायलेट। कौन सा जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे बोला था ना 400 नैनोमीटर से, देखो 400 नैनोमीटर, ठीक, तो ऐसा बोला गया था आपसे
हाँ देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे 10⁻12 मीटर, तो 10⁻12 मीटर अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई सबसे, ये तो बहुत छोटी वेवलेंथ हो रही है ना, तो आप इसको देखिए ये गामा रे या एक्सरे में से कुछ जाएगा, गामा रे या एक्सरे में से, हाँ 10⁻3 नैनोमीटर गामा रे एक्सरे में जाएगा। देखिए आप इसको, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एक्सरे भी हो सकता है। ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए 10⁻⁻3 नैनोमीटर है ना, तो 10⁻3 और नैनो का मतलब ऑलरेडी माइनस का 9 होता है, ठीक है, तो माइनस का 12, 10⁻⁻12 नैनोमीटर, ठीक है, तो 10⁻12 नैनोमीटर से छोटी जो रे होगी है ना, वेवलेंथ लेस देन 10⁻12 मीटर इज गामा रे, ठीक है, तो वेवलेंथ लेस देन 10⁻12 मीटर, वेवलेंथ लेस देन 10⁻12 मीटर, वेवलेंथ लेस देन 10⁻12 मीटर। देखिए तो वेवलेंथ आप देख रहे हो, वेवलेंथ 10⁻12 मीटर से जो है बड़ी है और इससे जो है छोटी है, तो इसका अर्थ है कि भाई इससे तो बड़ी है, तो इसका आंसर है एक्सरे। वेवलेंथ लेस देन -12 मीटर इज एक्सरे, बट वेवलेंथ ग्रेटर देन -12 मीटर क्या बोलोगे, वेवलेंथ ये जो 10⁻12 मीटर इज लेस देन लैम्डा है ना, तो ये इसका आंसर होगा एक्सरे। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो एक्सरे इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए जरा यहां पे इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्राई करेंगे अच्छे से। लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर, देख रहे हो कहने कितने तरीके हैं, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो बताओ अब ये क्या है, पावर अपॉन वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इंटेंसिटी, देख रहे हो कैसे उसने घुमा के दे दिया। ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया जो दिया गया है दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड ड्यूरिंग 30 मिनट्स, है ना, टाइम भी दे दिया, टाइम क्या दे दिया, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड ड्यूरिंग 30, तो आप यहां पर देखिए 30 मिनट, ठीक है, 30 इंटू 60 सेकेंड, तो यहां पर जो है आपको क्या बताया गया है 1800 सेकेंड हो गए, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड ड्यूरिंग 30 सेकेंड। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जैसे P इज इक्वल टू U बाय सी, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो U बाय सी लगा देंगे। अब U क्या है, U एनर्जी है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने अभी देखा कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू U अपॉन A इंटू डेल टी, याद आ रहा हो आपको, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, तो यहां से हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू I इंटू ए इंटू डेल टी, तो U इज इक्वल टू I की जगह क्या लिखूंगा, इंटेंसिटी मुझे दी है यहां पे 20 इंटू 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एरिया कितना दिया हुआ है 30 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये कितना है 1800 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर आप देखेंगे माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसल, U इज इक्वल टू आ गया 3 दूनी 6, तो 6 इंटू पावर आपका जो है 2 हो जाएगा, और ये 18 इंटू 10⁻² आ गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर जो है, तो ये 108 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां पे देखिए, अगर मैं इसको 2 डिजिट छोटा कर देता हूं तो मैं इसको 2 डिजिट बड़ा कर दूंगा, 10 टू द पावर 6 जूल, इतनी एनर्जी जो है जूल में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान से समझिए कि ये हमने जूल में लिख दिया 1.08 10 टू द पावर जो है आपका, ठीक है, तो इतना ही ले लेता हूं मैं क्योंकि आगे डिवाइड करने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लूं, अगर 108 लिख रहा हूं तो 10 टू द पावर 4 लिख रहा हूं, ठीक। अब देखिए यहां पे C की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 चल रहा है, ठीक है, बस तो ये कटेगा तो ऊपर जाके माइनस का 4 बन जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा इधर के 9, तो P इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर, एक डिजिट छोटा किया एक डिजिट बड़ा कर दूंगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 आ रहा है, 3.6 10 टू पावर माइनस का 3 और 36 10 टू पावर माइनस का 36 इन 10 टू पावर माइनस। अब ये तो करेक्ट आंसर दिया नहीं है, ये दिया हुआ है बी, तो बी हमने जो है टिक कर दे। समझ लिया कि अगर फॉर्मूले याद है तो ऐसे अगड़म सगड़म हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। बताओ जरा, क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा यहां पे, अब देखिए जैसे आपसे कह दिया कि इलेक्ट्रो, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 5 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एक बार जो है नजर मार के इस पे रखना कि इसका आंसर क्या है 5 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज का माइक्रोवेव। ठीक है, वैसे आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बढ़िया तरीके से देखो पढ़ लेनी है तो आपका काम जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फील्ड ऑफ बीम ऑफ इमर्जिंग फिल्टर फेसिंग फ्लड लाइट इज गिवन बाय, अब देखिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी दी हुई है और ये प्रॉपर इक्वेशन बना दी, बी इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन दी है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी ऐसा दिया है। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ बीम, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है, मतलब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह दे दी और आपसे एवरेज इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो अभी आप इंटेंसिटी के लिए आप ऐसा तो कर नहीं सकते, अब पावर अपॉन एरिया इंटू कुछ आप ऐसा करो, है ना, पावर अपॉन एरिया तो नहीं कर सकते ना, यू अपॉन ए इंटू डेल टी भी नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, तो इंटेंसिटी के लिए वो फॉर्मूला आपको बताया था, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये फॉर्मूला बताया था ना, तो इस फॉर्मूले को लगाओ। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपको यहां पर लगाने, ये फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाओ 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी, ये इनटू में सी, ये फॉर्मूला लगेगा, एवरेज इंटेंसिटी निकलेगी। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना, वैल्यूज पुट कर देना और कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया था ना। अच्छा अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देते तब क्या करते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाते, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, तो इस तरीके से आप इनको करेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, अच्छा कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, लेकिन अब हम बात करेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जब भी मैं बात करता हूं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आपको देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, यहां पर नहीं लिखा क्या, आई डी इज इक्वल डी फाई ई बाय डी टी, है ना, ये देखिए, तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि मैक्सवेल ने जो है 4 इक्वेशन दी थी, इन चारों इक्वेशन को आपको तरीके से याद रखना है, कौन सी इक्वेशन क्या बता रही है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बी वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, ई वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी होता है। जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा क्योंकि उसके अंदर करंट आता था, तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई हुआ करता था। अब हमें यह पता पड़ा कि दो टाइप के करंट होते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसमें जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर किसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको यहां पर बता दी गई है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मोनोपोल्स पॉसिबल हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, किसके, चार्ज के मोनोपोल्स। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मॉडिफाइड लॉ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पर से आ सकता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब इस पे से आएगा तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला, मतलब इसका सारा खेल क्या है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्व करके ही दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है जिसमें दो पैरेलल एक कैपेसिटर है जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना, जिसका एरिया दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है
और दोनों प्लेट के बीच में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज कितने से वेरी कर रहा है, 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज dv बाई dt। भाई वोल्टेज जो वेरी कर रहा है ये वैल्यू किसकी दी है, चेंज इन वोल्टेज विद टाइम, तो दिस इज dv बाई dt 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, वोल्ट पर मीटर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया होता है कुछ भी तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी से निकाल लेता। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर तो मुझसे ये कह रहा है कि चेंज इन वोल्टेज डीवी बाई डी टी दिया, तो मैंने कहा फाई ई को क्या लिखा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है ना, ई ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे तो ई ए चलेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए प्लेट का एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया कि क्योंकि मुझे तो वोल्टेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस तो वोल्टेज होता है, तो मैंने डी का इंटू यहां ऊपर किया और डी का इंटू नीचे किया, जिससे ई इंटू डी को वोल्टेज लिख सकता हूं, तो डीवी बाई डी टी ये वैल्यू मेरे पास बन गई। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां पर जो वैल्यूज दिए हैं उसको मैंने लिख लिया, और अगर dv बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे जो dv बाई डी टी की वैल्यू 10⁸ उसको पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ये पुट कर देंगे, तो यहां से वैल्यू पुट करोगे इतना आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपको चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम dv बाई डी टी दिया है तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेना। ठीक है, और अगर कैपेसिटेंस भी दी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो आप यहां से c इंटू कैपेसिटेंस c इंटू डीवी बाई डी टी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, अच्छा कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके का कि आपको इसके अंदर दिया गया है कि इसके अंदर जो कंडक्शन करंट है दैट इज 0.12 एम्पियर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है, बताइए जरा। तो याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट जितना है उतना ही कंडक्शन करंट भी होगा। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जहां डिस्प्लेसमेंट करंट पाया जाएगा वहां कंडक्शन करंट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद रखना है। बोला ये आप एक बार इनकी रीडिंग कर लेना। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती है, जी हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, जबकि सरफेस पे जाती हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या माइक्रोवेव किस तरीके से फूड को हीटअप करती है, तो क्या कहा गया, तो यहाँ पर आप इसकी एक बार रीडिंग कर लेना। जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की, इसको वाटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करा जाता है। वाटर पार्टिकल जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, उसकी जो हीट जो प्रोड्यूस होती है उससे फूड पार्टिकल गर्म होते हैं। रेडियो वेव जो है क्यों डिफ्रैक्ट, हमने पढ़ा था ना कि बड़ी बिल्डिंग से या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह से टकरा करके रेडियो वेव क्यों डिफ्रैक्ट नहीं होती, रेडियो वेव क्यों नहीं मुड़ती, तो उसका आंसर ये है कि रेडियो वेव के या किसी भी वेव के डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी ये है कि वेव की वेवलेंथ और टकराने का जो साइज है वो कंपैरेबल ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है ये कैसी है, बताओ जरा, रेडियो वेव की वेवलेंथ कैसी है, रेडियो वेव की वेवलेंथ तो या ऐसे बोलूं रेडियो वेव की वेवलेंथ तो बहुत बड़ी है। एक मिनट, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। माइक्रोवेव क्यों डिफ्रैक्ट नहीं होता, जबकि रेडियो वेव क्यों डिफ्रैक्ट हो जाती है टकरा के। याद रखना कि रेडियो वेव टकरा के ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा के मुड़ जाती हैं। तो तरीका क्या है कि वेव की वेवलेंथ और ऑब्स्ट्रक्शन का साइज अगर कंपैरेबल है तो वेव मुड़ जाएगी, अदरवाइज नहीं मुड़ेगी। तो रेडियो वेव का साइज भी कुछ मीटर्स में है ना, और हमारे आसपास की बिल्डिंग का साइज भी कुछ मीटर्स में होता है, ऑब्स्ट्रक्शन साइज भी मीटर में होता है, तो वो वेव तो टकरा के मुड़ जाती है। जबकि माइक्रोवेव या लाइट, इनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, इनका साइज कंपैरेटिवली काफी छोटा है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है बड़े हैं हमारे डेली लाइफ में, इसलिए ये वेव टकरा करके नहीं मुड़ती। प्रॉपर लैंग्वेज में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ। ठीक है, एक बार रीडिंग कर लेना, टेलीग्राम पे नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। ठीक, याद रखिए। कौन सी वेव का यूज करते हैं फॉग में सिग्नल देने के लिए, ये लिखा हुआ है इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड को हम हीट वेव क्यों कहते हैं, उसका रीजन भी हमने बता दिया कि इंफ्रारेड वेव जो होती है ये जो है ना केवल इट कैन नॉट ओनली
वाइब्रेट इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो पूरे एटम या मॉलिक्यूल को ही वाइब्रेट करती है, जिससे खूब सारी एनर्जी और हीट जो है निकलती है और इससे एनर्जी जो है काफी ज्यादा हीट बढ़ जाती है। वेल्डर जो है क्यों ग्लासेस पहनते हैं, बोला यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्थ में से अगर जो है एटमॉस्फेयर ही चला जाएगा तो क्या होगा, बोला टेम्परेचर बहुत ज्यादा अपने आप ही गिर जाएगा। एटमॉस्फेयर के ही तो जो है हीट को कैप्चर करके रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये यहाँ पर आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा कांस्टेंट है सभी के लिए सेम मीडियम में, स्पीड है ना, स्पीड ऑफ बोथ वेव, ठीक है, या सभी वेव की स्पीड। अच्छा, इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, बोला ऑसिलेशन ऑफ चार्ज से। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, तो बोला जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है वही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज की होती है। रिलेशन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन लिख देना। ड्रॉ करने को बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो क्या ये मोमेंटम कैरी करती हैं, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हमने जो है कवर कर लिए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और जो है बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए, इन्हीं को अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले जो आपने अभी बताए हैं उनको आप याद रखना, आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो मैं आपको जाते जाते बस एक चीज़ कहूँगा, वेव की वेवलेंथ बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को दे देते हैं कि भाई लगाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। आपसे कह दिया कि ये 3 वेव को पहचानो और इनको वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो वैसे आपको अरेंज करना जरूर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी ये रे ऑप्टिक्स की अगर स्लाइड्स क्वेश्चन अच्छे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो हो सकती है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल की कल रे ऑप्टिक्स की मिल जाएगी। अगर मुझे लगेगा कि रे ऑप्टिक्स आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं अगला जो चैप्टर है चैप्टर 11 पहले लेकर के आऊंगा। ठीक है, और रे और वेव जस्ट बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं और मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आज के लिए आपका कैसा रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।